गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 ऑफ द न्यूक्लियर फिज़िक्स फॉर मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर एंड मेरिटोरियस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कल वाला रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो यूज़ होना है। कल हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर मास क्या होता है। तो हमने कहा था कि न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना हुआ है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यूक्लियस का मास होना चाहिए कि सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। बट जब हमने एक्चुअल में स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर किया तो न्यूक्लियस का मास कम आ रहा था एज़ कंपैरिजन टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन। और वो जो डिफरेंस आ रहा था उसको हमने बोला था मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या आया था? मास ऑफ प्रोटो सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो इस मास डिफेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, जो आज हमने डिस्कस करनी है। तो ये हमने एनर्जी कैसे निकाली थी? इस मास डिफेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी हमने निकाली थी आइंस्टाइन का रिलेशन यूज़ करके। आइंस्टाइन का रिलेशन होता है E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू ई इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। हमारे केस में हमने देखनी है एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा एम, तो हमने यूज़ कर लिया E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो इट मीन्स कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो रिलीज़ होती है जब न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। जब न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बनता है तो मास डिफेक्ट अराइज होता है और उस मास डिफेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और इसको अदर फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना है, उसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना है, तो जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या न्यूक्लियस को हमने ब्रेक करना है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में, तो जो एनर्जी हमें चाहिए उनको अलग करने के लिए उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी B को हम B से डिनोट करेंगे। B हमारे पास है B इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पर ये हम पहले ही थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि डेल्टा एम होता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, और इस फॉर्मूले में MP क्या है हमारे पास? मास ऑफ फ्री प्रोटॉन। MN है हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन, और कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हम मास डिफेक्ट को हम एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में। तो अगर हम उसको एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में अगर हम डेल्टा एम एटॉमिक मास यूनिट में लेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी होगी B इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि 1 AMU के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी हमने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर वहाँ पर निकाली थी। AMU और एनर्जी के बीच में हमने रिलेशन निकाला था। तो हमारे पास B क्या आ जाएगी? डेल्टा एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है उतनी ही न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है? वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए, उसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है बाइंडिंग एनर्जी। तो इट मीन्स कि जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए इट मीन्स कि उतने वो स्ट्रॉन्गली बाउंड है। अगर उनमें बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन्स कि उनकी स्टेबिलिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि उनको अलग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो अगर हमने ये देखना है कि न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है तो हमें उसकी बाइंडिंग एनर्जी देखनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी न्यूक्लियस की। तो ये थी हमारे पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। वैसे तो एवरेज सबको पता है कि कैसे निकालते हैं, कि टोटल अगर आपने अपनी मार्क्स की एवरेज निकालनी हो तो आप क्या करते हो? टोटल मार्क्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय जितने सब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही एवरेज बाइंडिंग एनर्जी निकालनी तो हम क्या करेंगे? टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय जितने न्यूक्लियॉन्स हैं। और न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है हमारे पास? मास नंबर A।
तो हमारे पास एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी B/A। यहाँ पर B क्या है, A और Z का मतलब क्या है कि B फंक्शन है A और Z का, तो ये आ जाएगा B/A। तो नेक्स्ट अब हम एक ग्राफ डिस्कस करेंगे, वो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर में। वो ये है ग्राफ हमारे पास, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और A के बीच में हमारे पास ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ देखो क्या आया हमारे पास, देखो अगर हम देखें इधर हमने वाई एक्सिस पर लिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एक्स एक्सिस पर लिया है हमने मास नंबर A। तो जब हमने ग्राफ देखा तो हमारे पास क्या हो रहा है कि लाइटर न्यूक्लियाई के लिए, मीन्स कि जिनका मास नंबर कम है उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है हमारे पास, कम है, और जिनका मास नंबर मिड में लाई कर रहा है, मीन्स कि ना बहुत ज़्यादा कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। और आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है हमारे पास 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि किस एलिमेंट की हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी सबसे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका आंसर है आयरन। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और वो क्या है 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स कि वो क्या है, टाइटली बाउंड न्यूक्लियस है हमारे पास, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि लाइटर और हैवियर न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है, और जो मिड में लाई कर रहे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, एज़ कंपैरिजन टू लाइटर और हैवियर के क्या है, ज़्यादा है हमारे पास। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने ग्राफ ड्रॉ की है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच में, हमने ग्राफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच में क्यों नहीं ड्रॉ किया। तो इसका रीज़न ये है हमारे पास कि हमारे पास हमने अभी पढ़ा है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कि न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। तो इट मीन्स कि अगर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज़ होते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। और अगर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ होती है और जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब सेम अमाउंट से इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो उस नॉन यूनिफॉर्मिटी के कारण जो बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच न्यूक्लियन, मीन्स कि हर एक न्यूक्लियन के साथ जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो डिफरेंट ए के लिए क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो इट मीन्स कि फिर हमारे पास डिफरेंट ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो इसलिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और ए में, ताकि हम अच्छे से लाइट और हैवियर न्यूक्लियाई को इक्वली हम कंपेयर कर सकें, उनकी बाइंडिंग एनर्जी को हम इजीली अच्छे से कंपेयर कर सकें, इसलिए और इक्वली, ताकि कोई भी डिफरेंस ना रह जाए। तो उनको इक्वली कंपेयर करने के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और ए में। ये मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमने ग्राफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और ए के बीच में इसलिए ड्रॉ किया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज़ होते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मींस कि इक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ नहीं होता। अगर इक्वल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इट मीन्स कि इक्वल अमाउंट में हमारे पास, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि डिफरेंट अमाउंट में चेंज होना। तो इस नॉन यूनिफॉर्मिटी के कारण क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए क्या आ जाती है, हमारे पास डिफरेंट आ जाती है। तो इसलिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और ए के बीच में। तो ये था हमारे पास रीज़न। तो अब हम देखते हैं कि जो अब अभी हमने थोड़ी देर पहले ग्राफ डिस्कस किया है उसके हमारे पास फीचर्स क्या है। तो वो फीचर्स हम देखते हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया। हमारे पास ये ग्राफ था, ये हमने ग्राफ किया था। अब इस ग्राफ में यहाँ पर देखो ये कंटिन्यूटी में चल रहा है, बट कुछ एलिमेंट्स के लिए हमारे पास क्या आ रही हैं, पीक्स आ रही हैं। किसके लिए आ रही हैं, हीलियम के लिए आ रही है, कार्बन के लिए आ रही है, ऑक्सीजन के लिए आ रही है और नियोन के लिए आ रही है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या आ रही है, इन एलिमेंट्स के लिए हमारे पास इन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, पर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू जो इसके साथ पड़े हुए हैं।
तो ये क्या, जो ये पीक्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं ये क्या, ये एलिमेंट क्या है, स्टेबल है। तो देखो, देयर आर सम पीक्स इन बाइंडिंग एनर्जी कर्व फॉर लाइट न्यूक्लियाई, और वो पीक्स किन के लिए, हमारे पास हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन के लिए। तो इट मीन्स कि ये रिप्रेजेंट करती हैं कि दीज न्यूक्लियाई आर हाई स्टेबल, क्योंकि इनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, पीक आ रही है। पीक का मतलब कि एकदम से इंक्रीज़ करके है इस एलिमेंट के लिए। तो इट मीन्स कि ये एलिमेंट क्या है, हमारे पास हाईली स्टेबल है। जिन एलिमेंट्स के लिए पीक आ रही है वो क्या है, हाईली स्टेबल। और ये पॉइंट तो मैंने बता ही दिया कि हमारे पास सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन के लिए, और वो क्या है, 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व इज़ कंटिन्यूस। ये तो हमने देख ही लिया कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या आ रही है, कंटिन्यूस आ रही है, एक्सेप्ट सम फाइनाइट नंबर ऑफ पीक्स की, कुछ हमारे पास पीक्स आ रही है, एक्सेप्ट सम फाइनाइट नंबर ऑफ पीक्स। देयर आर सम पीक्स इन बाइंडिंग एनर्जी कर्व फॉर लाइट न्यूक्लियाई, ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया। अब ये भी हमने ग्राफ से डिस्कस कर लिया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर आयरन विच इज़ 8.79 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट हमें ये कहता है कि अगर हमने बाइंडिंग एनर्जी जो लाइट न्यूक्लियाई के और हैवियर न्यूक्लियाई के लिए हमारे पास क्या है, स्मॉल है, तो इट मीन्स कि जो लाइट और हैवियर न्यूक्लियाई हैं वो क्या है, लेस स्टेबल है एज़ कंपैरिजन टू दैट ऑफ मिडल वन। तो अगर हमने लाइट और हैवियर न्यूक्लियाई को स्टेबल बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उनकी मीन्स कि अगर हमने उनकी बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी को अगर हमने इंक्रीज़ करना है तो हम हैवियर न्यूक्लियाई को लाइटर में स्प्लिट कर देते हैं। इस तरह लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर देते हैं ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो इस प्रोसेस को कि अगर हम हैवियर न्यूक्लियाई को स्प्लिट करते हैं लाइटर न्यूक्लियाई में ताकि वो स्टेबल हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजन। और अगर हमने लाइट न्यूक्लियाई को स्टेबल बनाना है तो हम क्या करते हैं, लाइट न्यूक्लियाई को यूनाइट कर देते हैं ताकि वो क्या बन जाए, हैवियर न्यूक्लियाई, मीन्स कि उनको फ्यूज़ कर देते हैं आपस में ताकि वो क्या बन जाए, हैवियर न्यूक्लियाई बन जाए। और ऐसा हैवियर न्यूक्लियाई बने जिसकी स्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो, मीन्स कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो, ज़्यादा हो। तो इन दोनों प्रोसेसेस में फिजन और फ्यूजन, वैसे आगे हम डिस्कस करेंगे आगे वाले चैप्टर में कि फिजन और फ्यूजन क्या होता है। तो इन दोनों प्रोसेसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये था हमारे पास इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्राफ कि हमारे पास ग्राफ क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व कंटिन्यूस होती है, कुछ एलिमेंट्स के लिए पीक आती है, वो ये इंडिकेट करते हैं कि वो न्यूक्लियाई हाई स्टेबल है। सबसे ज़्यादा हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है आयरन के लिए और वो होती है 8.79 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लाइटर और हैवियर न्यूक्लियाई कम स्टेबल है एज़ कंपेरिजन टू मिडल क्या। और अगर वो स्टेबल बनना चाहते हैं तो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाते हैं हायर में, और हायर हमारे पास क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं लाइटर में ताकि वो क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो कल हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन करेंगे और आगे कुछ टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू।